एक एडवर्ब्स का लेक्चर जो है वो आपके फंडामेंटल्स में दिया गया है, एक एडवर्ब्स का लेक्चर जो है वो आपके लाइव क्लास में हो चुका है। जो एडवर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि हमने एक वर्ब लिखी है शाउटेड और उसके साथ हमने एक एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया है लाउडली। लाउडली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो हमने शाउटेड लिखी है वर्ब है, इस वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया, इसीलिए इंट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट में जाइए, ही हैज डन ऑनेस्टली द जॉब। यहाँ पर भी आप देखेंगे हमने एक एडवर्ब लिखा है ऑनेस्टली, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का रिप्लाई। और हमने एक वर्ब लिखी है डन, ये ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ना हमने इसका ऑब्जेक्ट लिख रखा है द जॉब, वो इंट्रांसिटिव थी, ये ट्रांसिटिव है। फिर यहाँ पर हमने एक और एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा है क्लियरली, हाउ का रिप्लाई है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसके साथ हमने वर्ब लिखी है एक्सप्लेन, जो कि ट्रांसिटिव वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये क्लॉज। हालांकि बाकी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, कैन हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, द मैन सब्जेक्ट है। तो ये इतने हमें सेंटेंसेस समझ में आ गए जो लिखे हुए हैं। एक मिनट अच्छा, चलो। तो ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस में जो मैंने आपको बताया है कि ये वर्ब है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ये है, ये वो है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब काम की बात कर लेते हैं कि जो हमने यूज सीखना है, जिस यूज के लिए हमने ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं उस पर आते हैं। ये जो हमने शाउटेड लिखे ना, इंट्रांसिटिव वर्ब है, लाउडली इसका एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्ब के लिए यूज किया गया है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं, अगर हम उनको कभी किसी इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ लिखें तो उनकी पोजीशन हमेशा उनकी वर्ब्स के बाद होनी चाहिए। तो इसको यहां से उठा के यहां ले, द मैन शाउटेड लाउडली, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे में आ जाइए, दूसरे में हमने लिखा ही हैज डन ऑनेस्टली द जॉब। अब आप देखोगे तो हमने ऑनेस्टली एडवर्ब को, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, डन वर्ब के बाद में लिखा है। तो कायदे से तो सही जगह लिखा हुआ है, वर्ब के बाद आना चाहिए। लेकिन हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी किसी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिखना चाहिए। तो डन वर्ब है, द जॉब उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आना चाहिए। तो ये जो ऑनेस्टली हमने बीच में लिखा ना, गलत है। अब हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, या तो हम पहले लिखें या हम इसे बाद में लिखें, ठीक। तो चूंकि एडवर्ब ऑफ मैनर है तो पहले नहीं लिखना है, इसको हमें लिखना बाद में। अगर वर्ब इंट्रांसिटिव होती है तो हम वर्ब के बाद लिख देते, और अगर वर्ब इंट्रांसिटिव नहीं है, वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखा हो तो हम उसके ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। कुल मिला के हम ऑनेस्टली को यहाँ से हटा के यहाँ लाएंगे। ही हैज डन द जॉब ऑनेस्टली। तो क्या सीखा हमने इन दो एग्जाम्पल से कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर को, जो कि हाउ का रिप्लाई होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद लिखना है। अगर कोई वर्ब ट्रांसिटिव है तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। हो गया। अब आइए थर्ड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन वर्ब और उसका जो ऑब्जेक्ट है व्हाट आई सॉ देयर, उसके बीच में क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर को लिख रखा है, जो कि गलत पोजीशन है। हमें पता है हम वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिख सकते। तो अब हम इसको कैसे सही करें? तो इसको सही करने के दो तरीके। एक तो वही जो हमने ऊपर किया था कि आप उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखो, या फिर वर्ब के पहले लिखो। मतलब वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिखना चाहिए। अब एक चीज आप समझिए, ये जो एक्सप्लेन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट एक क्लॉज है। अगर हम इस क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर को इसके बाद लिख देंगे तो जो क्लियरली एडवर्ब है ना, वो मेन क्लॉज की वर्ब एक्सप्लेन को डिस्क्राइब नहीं करेगा, वो इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की जो वर्ब सॉ है उसको डिस्क्राइब करेगा। अगर हम ऐसे लिख दें आई कैन एक्सप्लेन व्हाट आई सॉ देयर क्लियरली, तो क्लियरली डिस्क्रिप्शन हो जाएगा सॉ वर्ब का, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन किसका है? एक्सप्लेन वर्ब का। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के बाद में क्लियरली को लिख देंगे तो ये सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। तो हम बाद में नहीं लिखेंगे, वर्ब से पहले लिख देंगे। कुल मिला के अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई क्लॉज या फ्रेज हो जिसमें ऑलरेडी पहले से कोई मतलब फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब मेंशन कर रखी हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं उनको वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद ना लिखें, क्योंकि अगर आप वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखोगे तो फिर वो डिस्क्रिप्शन दूसरी वर्ब का बन जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको वर्ब से पहले लिख दो। कुल मिला के वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब्स को नहीं लिखना, ठीक। एक एग्जांपल देखिए, 4, ही फ्लू
ओवर, एक मिनट, बड़ा सेंटेंस इतने में आएगा, एक मिनट बच्चों, ये किसी पेपर में कभी आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ। ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक। चल, अब जरा इसे आप देखो सेंटेंस को। ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक। देखिए, ही सब्जेक्ट है, फ्लू हमारी वर्ब है, और ध्यान से देखो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ओवर प्रेपोजिशन है, द पैसिफिक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये हाउ का रिप्लाई एडवर्ब। ठीक, अब हमने जैसे अभी पढ़ा कि हमें वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिखना चाहिए, हम वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिख सकते। उसी तरीके से हम प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बीच में भी एडवर्ब नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने क्या कर रखा है, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब लिख रखा है, तो ये एक्सटेंसिवली गलत जगह लिखा हुआ है। और हमें पता है जो एक्सटेंसिवली एडवर्ब है वो डिस्क्रिप्शन है इस फ्लू वर्ब का। फ्लू वर्ब है इंट्रांसिटिव, तो हमने क्या पढ़ा, अगर कोई वर्ब इंट्रांसिटिव होगी तो एडवर्ब मैनर को उसके बाद लिखना है, तो इसको यहाँ लाइए, तो इसको ऐसे लिखो, ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक। ही फ्लू एक्सटेंसिवली, ठीक है, ओवर द पैसिफिक। तो ये जो बातें मैंने आपको एडवर्ब और मैनर की पोजीशन से रिलेटेड बताई हैं, इनका ध्यान रखना। आगे आ जाओ, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों लिखे हुए, इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ो, पढ़कर समझो, और इनमें कुछ समझ में आए, अपने आप दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। इन सेंटेंसेस को देखो और अपने आप इनमें कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करो कि हमें करेक्शन करना पड़े। ठीक है सभी लोग, ये जो है हमने लिखा ना बच्चे, ये हमारी वर्ब है, ठीक, और सच थॉट्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो सेल्डम है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है सेल्डम, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे विजिटेड मेन वर्ब है, और यहाँ पे दैट पार्क इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। बाकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, आई सब्जेक्ट है। अब जो पहला सेंटेंस है, आई हैव सेल्डम सच थॉट्स, मुझे लगता है आप जान गए होंगे कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने हैव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट सच थॉट्स के बीच में एडवर्ब लिख रखा है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब्स का यूज नहीं होना चाहिए। तो जो हमने सेल्डम यूज किया वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में, ये गलत है, इसकी हमें पोजीशन चेंज करनी चाहिए। चलो अभी कर देंगे। अब इसकी पोजीशन हम कहाँ लिखें, हमें ये सोचना है। तो जो एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी होते हैं उनकी पोजीशन होती है वर्ब से पहले, ठीक। वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच तो आप एडवर्ब लिख नहीं सकते, तो हम सेल्डम को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लाके लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई सेल्डम हैव सच थॉट्स। सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर, ठीक। दूसरे में आ जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा, आई सेल्डम हैव विजिटेड दैट पार्क। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने हैव लिखा है, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने हैव के बाद सेल्डम लिखा था तो गलत हो गया, हमें पहले लिखना पड़ा। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने ऑलरेडी पहले ही लिख रखा है, लेकिन फर्क ये है कि वो वाला हैव वर्ब था, ये वाला हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है विजिटेड। और जो हम एडवर्ब्स यूज करते हैं वो एडवर्ब्स वर्ब के लिए यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं यूज होते। ये सबको ध्यान रखना है कि वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए नहीं यूज होते। तो ये जो सेल्डम है, एक मिनट बच्चों, ये जो सेल्डम है इसका यूज हमें मेन वर्ब से करना चाहिए, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले कर रखा है। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमें करना चाहिए मेन वर्ब से पहले। अगर मेन वर्ब के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से बाद में, ठीक है। तो यहां पर हैव वर्ब था, यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब था, तो जब हैव वर्ब था तो हमने सेल्डम को उससे पहले लिखा, जब हैव हेल्पिंग वर्ब है तो हमने उसके बाद लिखा। अब एक तीसरा एग्जांपल,
दे दे हैव बीन दे हैव बीन हेल्प्ड seldom by you। अब देखो यहाँ पे जो हमने हैव लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, बीन लिखा है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प लिखा है ये मेन वर्ब है, और सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब हमें पता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमें लिखना पड़ता है वर्ब से पहले, या वर्ब के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में। यहां पर अब हम इसे कहाँ लिखें सेल्डम को ये बताओ। जहां लिखा वहां तो गलत होगा ही होगा क्योंकि हमने वर्ब के बाद लिख रखा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज को वर्ब से पहले लिखना चाहिए, तो जहां हमने इसे लिखा है वहां ये गलत है। अब इसको हमें सही करना है, करो सही। कैसे करेंगे इसको, थर्ड एग्जांपल को सभी लोग सही करें। अब देखिए अगर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब हो और एक मेन वर्ब हो तो हम जो एडवर्ब्स मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिख देते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा सेंटेंस हमें मिल जाए जिसमें दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो, तो जिन एडवर्ब्स को हम मेन वर्ब से पहले लिखते हैं उन्हें कहाँ लिखें, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखें, दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखें, कहाँ लिखें। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी किसी वर्ब के साथ दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो तो जो एडवर्ब्स मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं जैसे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इनको हमेशा लिखना पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। पहली हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैव, तो इसको हम यहां लिखेंगे दे हैव सेल्डम बीन हेल्प्ड बाय यू। तो उनको हम लिखेंगे हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद, पहली हेल्पिंग वर्ब जो भी हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस। यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस। अब देखो यू सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, टेक मेन वर्ब हो गई, दिस मेडिसिन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। इस सेंटेंस को भी सभी लोग सही करें, इस सेंटेंस को भी सभी लोग सही करें। यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस। अब देखो इसमें हम क्या करना चाहेंगे कि हम इसको उठाएंगे, ट्वाइस को लाके लिख देंगे टेक से पहले, ऐसे ही ना, क्योंकि टेक मेन वर्ब है, ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, तो हम इसको वहां पे लिख देंगे। लेकिन ऐसा करना मत, पता है क्यों, क्योंकि ये सही है, ये जो सेंटेंस है ये सही है। अब हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है, देखो पहले तो मैं लिख देता हूँ कि मैं इतनी देर से आपको पढ़ा के आ रहा हूँ। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी should be used before the verb they describe। जिस वर्ब को वो डिस्क्राइब करते हैं उससे पहले उन्हें यूज करना चाहिए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को। लेकिन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ना दो तरीके के होते हैं, इसमें मैं ध्यान देना है, एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी शुड बी यूज बिफोर द मेन वर्ब। अब ये इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या, देखो इसको समझ लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो डेफिनिट फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी को रेफर करें जो डेफिनिट हो, मतलब स्पेसिफिक हो। जैसे हमने लिखा डेली, वीकली, अगेन, ट्वाइस,
ट्वाइस, एवरी डे, एटसेट्रा। क्वार्टरली, मंथली, ईयरली वो भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने डेली लिखा तो डेली का मतलब क्या हो गया, वंस अ डे। डेली का मतलब क्या हो गया, वंस अ डे, ठीक है। अब जैसे हमने वीकली लिखा तो वीकली का मतलब क्या हो गया, वंस अ वीक, ठीक है। ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, तो ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, टू टाइम्स का मतलब एग्जैक्टली दो बार, ठीक। डेली का मतलब हो गया रोज एक बार, तो ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेट है। तो ये एडवर्ब्स हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को तो रेफर करते हैं लेकिन वो फ्रीक्वेंसी डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट होती है। जैसे कि अगर हम यहां पे लिख दें ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, एटसेट्रा, तो आप देखो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है। जैसे हमने कहा ही ऑलवेज गोज देयर, कि वो हमेशा वहां जाता है। तो हमेशा का मतलब क्या, हर रोज, हर दिन, हर महीने, हर घंटे, तो वो क्लियर नहीं है। हम कहते हैं ही यूजुअली हेल्प्स अस, तो यूजुअली से पता नहीं चला कि रोज, महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में। तो ये है एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है ना, इनको हमें लिखना है मेन वर्ब से पहले, और ये जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं ये वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे, ठीक है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन होती है वहां। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सीजीएल में आया हुआ, ये देखो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट द जॉब। बढ़िया क्वेश्चन है। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट द जॉब। ठीक है, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये जो दे हमने लिखा है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब जो है ये हमारी मेन वर्ब है, मैरिड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, हैप्पीली उस एडजेक्टिव का एडवर्ब है, बिफोर जो है ये कंजंक्शन है, शी सब्जेक्ट है, क्विट, हाँ शी सब्जेक्ट है, क्विट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, द जॉब उसका ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका ऐसा है। अब ये जो हैप्पीली है ना ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ का रिप्लाई, हैप्पीली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किसी वर्ब के साथ करते हैं तो वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये वर्ब के लिए नहीं है, एडवर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा है। किसी भी एडवर्ब का यूज अगर हम एडजेक्टिव के लिए करें, ठीक है, तो उसकी पोजीशन उससे पहले होती है, एनफ को छोड़ के। एनफ बाद में लिखा जाता है, बाकी पहले ही लिखे जाते हैं। तो ये यहाँ से उठाओ, यहाँ ले। तो इसको ऐसे लिखो, दे वर हैप्पीली मैरिड बिफोर शी क्विट द जॉब। तो हम लिखेंगे दे वर हैप्पीली मैरिड। अच्छा, मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस देकर या बहुत ज़्यादा ध्यान देकर समझाने की नहीं है कि मैरिड एडजेक्टिव क्यों है, वर्ब क्यों नहीं है। ये हम पहले भी कभी किसी न किसी चैप्टर में ये बात डिस्कस कर चुके होंगे, बाकी तुम लोगों को ध्यान भी होगा कि जब हम ही इज़ मैरिड, आई एम मैरिड, यू आर मैरिड, दे आर मैरिड ऐसी बातें कहते हैं, तो यहाँ पे जो मैरिड वर्ड होता है वो किसी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता है, वो डिस्क्राइब करता है पर्सन की स्टेट को, उसके मैरिटल स्टेटस को। जैसे हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें हमें कई बार ये बताना पड़ता है कि हम मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं मैरिड और अनमैरिड। तो वो जो मैरिड या अनमैरिड का ऑप्शन दिया गया होता है वो एक्चुअली हमारा स्टेट, हमारी स्टेट, मैरिटल स्टेट का डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब वो डिस्क्रिप्शन होता है, वो एक्शन नहीं होता, वो वर्ब नहीं होती, वो एडजेक्टिव होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल होती है, एडजेक्टिव का काम करती हैं, तो ये एडजेक्टिव होता है। तो ये जो मैरिड है, तो अगर ये वर्ब होता
दे मैरिड हैप्पीली तो सही हो जाता। अगर मान लो यहाँ पे, हालांकि तब भी हैप्पीली सही हो जाता, लेकिन बाकी कुछ गलत हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे वर नहीं लिखा होता, ये लिखा होता दे मैरिड हैप्पीली, तो ये सही होता, क्योंकि तब मैरिड को हम वर्ब मानते और हैप्पीली को उसका एडवर्ब ऑफ मैनर मानते और उसकी पोजीशन बाद में सही होती। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये मैरिड जो है वो एडजेक्टिव है, वर लिंकिंग वर्ब है, और चूंकि ये एडजेक्टिव है मैरिड और हैप्पीली इस एडजेक्टिव के लिए यूज किया गया एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इसकी पोजीशन इससे पहले होगी। तो हमें इस हैप्पीली को मैरिड से पहले लिखना, ठीक है। चलो ये हो गया। तो ये बात समझ में आई कि एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को हमें मेन वर्ब से पहले लिखना है, बाकी जो एडवर्ब्स ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी होते हैं उनको हमें वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। चल यहां तक आगे बढ़ो सभी लोग। सेंटेंसेस पढ़ो, पढ़कर समझो, कोई करेक्शन के रिक्वायरमेंट लगे तो करो। देखो तुम लोगों की मदद करता हूं। कमल सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कॉन्फिडेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। ही सब्जेक्ट है, विल सॉल्व वर्ब है, इट इसका ऑब्जेक्ट है, टुमारो टाइम है, इजली एडवर्ब ऑफ मैनर है। दे सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब एक मिनट, वर्बेटिंग वर्ब है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, पेशेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। चल अब थोड़ी बहुत मदद मिली है, कुछ ध्यान में आए अगर तो सही करो इनको, ठीक है, समझना ध्यान से। यहां पर आप देख रहे होगे कि जो हमने डिफरेंट एडवर्ब्स यूज किए ना वो एक ही वर्ब के लिए यूज हुए हैं। जैसे देयर है, ये भी वेटिंग के लिए यूज हुआ है, पेशेंटली वो भी वेटिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। टुमारो और इजिली दोनों ही विल सॉल्व वर्ब के लिए यूज हुए एडवर्ब है। दे आर कॉन्फिडेंटली यस्टरडे तीनों ही स्पोक वर्ब के लिए यूज हुए एडवर्ब है। मतलब हमने यहाँ पर एक वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा अलग अलग एडवर्ब्स यूज किए। अब हमें समझना ये है कि जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन अभी हमने डिस्कस कर ली कि वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है। जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं उनकी पोजीशन भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं उनकी पोजीशन भी हमने डिस्कस कर ली, नहीं किए लेकिन हमें सबको पहले से पता है, मैं बता देता हूँ कि जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं उनकी पोजीशन हमेशा उन एडवर्ब से या एडजेक्टिव से या वर्ब से पहले होती है जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री उन वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं, एनफ को छोड़ के, एनफ बाद में पोजीशन किया जाता है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री कैसे यूज होते हैं वो हमने डिस्कस कर रखा है। अब बच गया एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम। ये तीनों वर्ब या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। अब मान लो कोई वर्ब ऐसी हो जिसके साथ में हम एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम तीनों या तीन में से कोई दो का यूज कर दें, तो हम उनको किस सीक्वेंस में लिखेंगे हमें समझना है। तो देखो, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स इज मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो उनका सही जो सीक्वेंस है ना वो है मैनर, प्लेस एंड टाइम। उन्हें इस सीक्वेंस में हमें लिखना है, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम लिख। अब मान लो अगर तीनों दे रखे हैं तो इस सीक्वेंस में लिखना मैनर, प्लेस, टाइम। तीन नहीं दे रखे, कोई दो दे रखे हैं तो उनको जो सीक्वेंस बने उसमें लिखना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेस, मैनर और टाइम ऐसे लिख दिया। तो हमें पता है जो प्लेस है ना मैनर के बाद आना चाहिए, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ ले आओ। तो लिखो कमल स्पोक कॉन्फिडेंटली देयर यस्टरडे। अगले में आ जाओ, यहाँ पर हमने क्या किया, केवल टाइम और मैनर यूज किया। तो हमें पता है टाइम जो है वो मैनर्स के बाद में आता है, तो इसको ऐसे लिख दो, इजिली टुमारो। यहाँ पर हमने केवल प्लेस और मैनर यूज किया, तो हमें पता है पहले मैनर आएगा बाद में प्लेस आएगा, तो इसको ऐसे लिख दो, दे वर वेटिंग पेशेंटली देयर। ठीक है, ही विल सॉल्व इट इजिली टुमारो।
कमल स्पोक कॉन्फिडेंटली देयर यस्टरडे। तो अगर हम कभी भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एडवर्ब्स का यूज किसी एक सेंटेंस में वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए करें तो उनको हमें इस सीक्वेंस में लिखना है। आ जाओ इसी पे एक बात और समझ लेते हैं। देखें आ जाओ समझें एक बार। ये जो वॉक्ड हमने लिखा है वर्ब है, पीसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ही विल और लिखी दे, ही सब्जेक्ट है, यहां पर ही सब्जेक्ट है, वर्क्ड वर्ब है, देयर जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और पीसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर। अब बताइए सही है गलत। अब हमें पता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले आता है, तो इस हिसाब से जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही है और बी ऑप्शन गलत है। उसमें पहले हमें लिखना पड़ेगा पीसफुली, फिर लिखना पड़ेगा देयर, ऐसे ही है। लेकिन अब एक चीज देखो, ये दोनों गलत है, ये दोनों ही गलत है। इसमें क्या करना है हमें कि एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखना है बाद में, पहले लिखना है प्लेस। इसमें क्या है, पहले लिखना है मैनर को, फिर लिखना है प्लेस। तो इसमें हम लिखेंगे ही वॉक्ड देयर पीसफुली, और इसमें हम लिखेंगे ही वर्कड पीसफुली देयर। अब हमें समझना है हमने किया क्या, ऐसा हमने क्यों किया कि एक में एडवर्ब को हमने पहले लिखा मैनर को, फिर एक में लिखा प्लेस को। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि जो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट होती हैं, वर्ब्स ऑफ मोशन होती हैं, उनके केस में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखा जाता है, फिर मैनर, फिर टाइम आता है। कहने का मतलब अगर हम कोई ऐसी वर्ब लिख दें जो किसी पर्सन या किसी थिंग की पोजीशन को, उसकी प्लेस को रेफर करती है, तो उसके साथ में एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लिखा जाएगा। अब जो हमारा ए एग्जांपल है उसमें देखो हमने वर्ब लिखी है वॉक्ड, वॉक, वॉक करना मतलब मोशन है, मूवमेंट है, वॉक करना। तो जो मूवमेंट और मोशन शो करने वाली या पोजीशन शो करने वाली वर्ब्स भी जो होती हैं, मतलब मोशन पोजीशन, इनको शो करने वाली वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आएगा, ठीक है। एग्जांपल में ऐसी कुछ वर्ब्स का यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उनका ध्यान रखना। देखो जैसे गो है, वॉक है, अराइव है, कम है, जंप है, कमल सब्जेक्ट है, बिहेव्ड वर्ब है। द पार्टी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो वेयर का रिप्लाई है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। विद सीरियसनेस एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो हाउ का रिप्लाई है और एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑन संडे जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो व्हेन का रिप्लाई है और एडवर्ब ऑफ टाइम। दे सब्जेक्ट है, अटैक्ड वर्ब है, द एनिमी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एट मिडनाइट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो व्हेन का रिप्लाई है और एडवर्ब ऑफ टाइम है। विद ऑल देयर माइट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो हाउ का रिप्लाई है और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो हाउ का रिप्लाई है और एडवर्ब ऑफ मैनर, ऐसे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं उनको एडवर्ब्स के तरीके से यूज किया। अच्छा ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर सकते हैं। ये बात तो हम पहले से जानते हैं ना कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करते हैं। तो अगर मान लो हम कभी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को यूज करें किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, और वहां पर हमारे पास ऐसी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हों जो अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स का काम कर रही हों, तो हमें उनको भी इसी सीक्वेंस में लिखना है, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, ठीक। तो ये जो बिहेव्ड वर्ब है ना, ये कोई मोशन या मूवमेंट की तो वर्ब है नहीं, ना ही अटैक्ड है, तो इनके साथ पहले हमें मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम लिखना चाहिए। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर कौन है, सीरियसनेस, तो इसको हमें विद सीरियसनेस को पहले लिखना है। तो लिखो कमल बिहेव्ड विद सीरियसनेस एट द पार्टी ऑन संडे। इसमें आ जाओ, दे अटैक द एनिमी, हाउ हाउ डिड दे अटैक, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी शक्ति से। तो विद ऑल देयर माइट जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसको पहले लिखो, एट मिडनाइट को बाद में लिखो।